दोस्तों आज बात करेंगे हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में फर्स्ट मूवी का ब्रेकडाउन डाला था जिसमें मैंने बुक की एक भी डिटेल को मिस नहीं किया था, और इस वीडियो में हम लोग सेकंड मूवी के बारे में बात करेंगे जिसमें ऑफ कोर्स बुक की सारी डिटेल्स को इंक्लूड करेंगे। मूवी स्टार्ट होती है तो हमको वार्नर ब्रोस का जो लोगो है वो दिखाया जाता है, और जैसा कि पिछली मूवी में भी था, इस लोगो को स्टाइल किया गया है हैरी पॉटर के हिसाब से, और यहाँ पर ये गोल्डन कलर का है और टाइटल कार्ड को भी सेम गोल्डन कलर ही दिया गया है। और यही थीम बाकी की मूवीज में भी कंटिन्यू होती है, वार्नर ब्रोस के लोगो वाली। और यहाँ पर जॉन विलियम्स की जो ओरिजिनल थीम है कासाब्लांका मूवी वाली, उसकी जगह हैरी पॉटर की जो थीम है वो बचती है। एक चीज नोटिस करो कैसे ये लोगो ऊपर की साइड उड़ जाता है, और ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे हैरी और रॉन जब कार को उड़ा रहे होते हैं तब वो बिहेव करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन है उसमें हमको पूरा प्राइवेट ड्राइव का दिखाया जाता है कि बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ हाउसेज हैं और ऐसी फील दे रहे हैं जैसे कि वो एंडलेस हैं और कभी खत्म नहीं हो रहे। ये हॉगवर्ट्स से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि हॉगवर्ट्स ऐसे वर्टिकली बहुत ज्यादा ऊंचा है और ये प्राइवेट ड्राइव हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा वाइड है। बुक्स के हिसाब से यहाँ पर हैरी की लाइफ बहुत ज्यादा डल बताई गई है, और वो ये भी चीज सोचता है कि क्या पिछला साल उसका जो पूरा था वो एक ड्रीम तो नहीं था। इसके बाद जो शॉट आता है जिसमें हम हैरी को देखते हैं, उसमें अगर तुम नोटिस करो तो साइड में दो सॉक्स तुमको दिखेंगे। ये वही सॉक्स हैं जो हैरी बाद में टॉम रिडल की डायरी में अंदर डालकर लूशियस मैल्फॉय को देगा, और लूशियस मैल्फॉय गलती से ये चीज डॉबी को दे देगा, जिसकी वजह से डॉबी फ्री हो जाएगा। यहीं पर हैरी हैग्रिड की दी हुई फोटो एल्बम को फ्लिप कर रहा होता है और देख रहा होता है सारी फोटोज को, क्योंकि उसके हिसाब से हॉगवर्ट्स ही उसका एक्चुअल घर है। और यही चीज बाद में रॉन भी बोलता है। फिर हमको दिखता है डॉबी जो कि अपनी केज के अंदर बंद है इस पूरी समर के टाइम से, क्योंकि अंकल वर्नन उसको फ्री नहीं छोड़ना चाहते, और उन्होंने हैरी को भी मना कर रखा होता है कि वो किसी को लेटर्स नहीं भेजेगा। और हैरी को अपने फ्रेंड्स के लेटर्स भी इस पॉइंट पर नहीं आ रहे होते हैं, और इसका रीजन हमको बाद में पता चलता है। डॉबी जो सीक्रेटली हैरी के सारे लेटर्स को इंटरसेप्ट कर रहा होता है हैरी पर पहुंचने से पहले। अंकल वर्नन डायरेक्टर होते हैं एक ड्रिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, और वो बहुत सारी ड्रिल्स को सेल करने के प्रपोजल के लिए दो गेस्ट को अपने घर पे बुलाते हैं जिनको वो ये चीज सेल करेंगे। इसलिए वो हैरी को बोलते हैं कि वो पूरे टाइम अपने रूम में ही रहेगा ताकि कोई भी चीज गलत ना हो और उनका ये जो डील है वो सक्सेसफुल हो। हैरी जब ऊपर जाता है तब वो देखता है डॉबी को जो बहुत ज्यादा शोर मचा रहा होता है। इस सीन में देखो जब डॉबी कवर्ड से बाहर निकल रहा होता है तो वो इस सॉक को सूंघता है और हंसकर बाहर फेंक देता है। ये एक्चुअली फोरशैडो कर रहा है मूवी के एंड को, जहां पर हैरी सेम सॉक लूशियस के थ्रू डॉबी को देगा। डॉबी एक्चुअली एक हाउस एल्फ है। एल्फ एक स्पेशल मैजिकल क्रीचर्स होते हैं विजर्डिंग वर्ल्ड में जो मोस्टली स्लेव्स ही होते हैं, अनलेस उनका जो ओनर है वो उनको एक पीस ऑफ क्लोथिंग ऑफर करे। बट डॉबी यहाँ पर थोड़ा सा आउटलायर कह लो है, क्योंकि डॉबी सही में फ्री होना चाहता है, लेकिन बाकी के जो एल्व्स हैं वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं बीइंग एनस्लेव्ड। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ बट बाकी की मूवीज में जाकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्ले करेगी, वो ये है कि हाउस एल्फ का मैजिक नॉर्मल विजर्ड और विचेस के मैजिक से डिफरेंट होता है, और नॉर्मल जो रूल्स हैं विजर्डिंग वर्ल्ड के वो हाउस एल्व्स पर अप्लाई नहीं होते। उनका मैजिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बुक्स में तो बाद में ये भी बताया गया है कि हॉगवर्ट्स के पास बहुत सारे हाउस एल्व्स हैं, और जो भी खाना होता है जो तुम देखते हो जो फीस्ट में ये सब लोग एंजॉय करते हैं वो एक्चुअली हाउस एल्व्स ही बना रहे होते हैं नीचे किचन्स में। डॉबी की ये आदत होती है कि वो कभी कभी गलती से बहुत गंदा बोल देता है अपनी ही फैमिली के लिए। अपनी ही फैमिली से मेरा मतलब है जो भी उसके ओनर्स हैं उनके लिए, तो इसलिए वो अपने आप को पनिश करता है बार बार दीवार पे मार के। लेटर इन द मूवी हमको ये भी पता चलता है कि जो उसके ओनर्स हैं वो एक्चुअली मैल्फॉय फैमिली है। मूवी 1 में हैरी कवर्ड में रहता था जो स्टेयर्स के नीचे होती थी, बट मूवी 2 में उसको एक नया रूम मिल गया है जो एक्चुअली डडली का स्पेयर रूम था जिसमें वो अपने सारे टॉयज रखता था। और मूवी में अंकल वर्नन ये चीज भी बोलते हैं कि कैसे उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है हैरी को ये नया रूम देकर, बट एक्चुअली उन्होंने ये इसलिए किया होता है क्योंकि मूवी 1 में हैरी को बहुत सारे लेटर्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से अंकल वर्नन उसको मूव करते हैं इधर से उधर, जिसके बाद वो एक रिमोट डिजर्टेड आइलैंड पर चले जाते हैं, जिसके बाद हैग्रिड आकर हैरी को बचा लेता है। तो वो इसलिए हैरी को नया रूम नहीं देते क्योंकि हैरी ये चीज डिजर्व करता है, या फिर वो बहुत ज्यादा अच्छा सोचते हैं हैरी के लिए, बल्कि इसलिए ताकि और लेटर्स ना आ सके हैरी के पास, और दूसरा कि हैग्रिड फिर से ना आ जाए और उनको धमका सके, और डडली को एक पिग टेल ना दे दे जो बाद में उनको सर्जिकली रिमूव करवानी पड़े। ये चीज मूवी से मिस्ड आउट है, लेकिन बुक्स में जो पिग टेल डडली को आ गई थी हैग्रिड की वजह से वो इन्होंने सर्जिकली रिमूव करवाई थी। यहाँ पर डॉबी एक हवर चार्म का यूज करता है जिसकी वजह से वो केक को लिफ्ट कर पाता है, और जैसा कि मैंने पहले बोला एल्फ मैजिक डिफरेंट होता है विजर्ड के मैजिक से।
से, तो उसको ये चीज करने के लिए किसी वॉन्ड की भी जरूरत नहीं होती। बट इसी चीज के बाद बुक्स के हिसाब से हैरी को एक वार्निंग आती है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक की तरफ से कि उसने एक हवर चार्म का यूज किया है आउटसाइड ऑफ स्कूल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के रूल्स के अगेंस्ट है। यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, कैसे मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक को ये बात नहीं पता कि ये स्पेल हैरी ने यूज नहीं करी है बल्कि डॉबी ने यूज करी है, जिसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक क्लियरली पॉइंट आउट नहीं कर सकती कि मैजिक किसने यूज किया है। वो बस लोकेशन के बेसिस पर ये चीज डिटरमाइन करती है। हैरी जब इस सीन में सो रहा है और उसके साइड में एक बुक रखी हुई है, तो उस बुक का नाम है विच आउल और इस बुक की राइटर है मिरांडा गॉसहॉक, और इन्होंने हैरी पॉटर यूनिवर्स में काफी ज्यादा बुक्स लिखी हुई हैं जो ये लोग स्कूल में जाके पढ़ते हैं, जैसे कि एक बुक द स्टैंडर्ड बुक ऑफ स्पेल्स। इन चीज के बारे में बुक्स में काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन है। बेसिकली हर बुक का ऑथर बुक्स में बताया गया है, बट मूवीज में ये चीज मिसिंग है। इसके बाद रॉन, फ्रेड और जॉर्ज हैरी को बचाने के लिए आ जाते हैं अपने पापा की कार में। अब ऑफ कोर्स ये कार भी उड़ सकती है क्योंकि ये लोग विजर्ड्स हैं। इस कार के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऐसी सिमिलर 16 कार्स यूज हुई थी इस पूरे सीन को क्रिएट करने के लिए, जिसमें से 14 कार्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि बाद में ये वाला सीन भी तो आता है। यहाँ पर एक बढ़िया से सीक्वेंस के बाद ये लोग हैरी को बचा लेते हैं। और ये चीज बहुत सोचने वाली है कि हर बार हैरी के बर्थडे पे कुछ ना कुछ मैजिकल सा ही हो जाता है। जैसे पहली टाइम हैग्रिड आ गया था और उसको बचा के लेके गया था, और इस बार ये दोनों आ गए और हैरी को बचा के लेकर जा रहे हैं। और ये सीन बहुत फनी था जिसमें अंकल वर्नॉन नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं रॉन के घर में, जिसको इन्होंने नाम दिया है द बरो। ये बुक्स में है, मूवीज में आई थिंक इसका मेंशन नहीं है। बुक्स के हिसाब से वीजली फैमिली बहुत ज्यादा रिच नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक छोटा घर ही लिया है और उसके ऊपर कंपार्टमेंट्स ऐड करते गए हैं, इसलिए ये हाउस बहुत लंबा सा लग रहा है। हैरी आज से पहले कभी भी ऐसे घर में नहीं गया था जो एक पूरा विजिटिंग फैमिली को बिलोंग करता है, इसलिए वो यहाँ आके बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है ये देखकर कि कैसे बर्तन खुद से धुल रहे हैं, या फिर एक क्लॉक है जो ये बता देती है कि कौन कौन लोग बाहर हैं और कौन कौन लोग घर पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज सोचने वाली है कि रॉन के पास क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए शायद वो हैरी को थोड़ा थोड़ा एनवी करता होगा क्योंकि हैरी के पास बहुत पैसा है, बट हैरी के पास ऐसी फैमिली नहीं है जो रॉन के पास है। तो आई थिंक हैरी भी रॉन को थोड़ा थोड़ा एनवी करता ही होगा। अब मूवीज के हिसाब से तो हैरी बहुत ज्यादा टाइम वहाँ पर नहीं रहता है, बट बुक्स के हिसाब से वो काफी दिन वहाँ पर बिताता है, और वहाँ पर वो लोग क्विडिच की प्रैक्टिस करते हैं और हैरी को अपने घर के आसपास वाली चीजें दिखाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो करते हैं वो होता है डिनोमिंग देयर गार्डन। एक्चुअली नोम करके जो प्लांट है वो उनके गार्डन में आ जाता है और इन लोगों को उसको उखाड़ के दूर की साइड फेंकना होता है ताकि वो वापस ना आ सके। ये सीन अगर वो लोग मूवी में इंक्लूड करते तो बहुत ज्यादा फनी सीक्वेंस होता, बट मूवी में उन लोगों ने ये चीज इंक्लूड नहीं करी। लेकिन बुक्स में इसके बारे में काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है और बहुत मजा आता है पढ़ के। अब यहाँ पर आर्थर वीजली आते हैं और वो हैरी को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से सोचो, उनके इतने सारे किड्स हैं कि उनको याद ही नहीं रहेगा कि कौन सा किड कहाँ पर है इस टाइम पर, बट बाद में वो ये चीज रियलाइज करते हैं। अब यहाँ पर इनके दो और भाई हैं जो यहाँ पर इस सीन में नहीं है, वो हैं बिल वीजली और चार्ली वीजली। इन लोगों ने ऑलरेडी हॉगवर्ट्स को कंप्लीट कर लिया है और ये लोग अब काम करते हैं। बिल ग्रिंगॉट्स में काम करता है एज अ कर्स ब्रेकर और चार्ली ड्रैगन्स के साथ काम कर रहा है इस टाइम रोमेनिया में। इनका जो आउल है उसका नाम है एरल, और इनके पास एक ही आउल है जो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है इस टाइम पर, क्योंकि आर्थर वीजली इस टाइम पर बहुत पैसा नहीं कमा रहे हैं और इनके पास इतने सारे किड्स हैं संभालने के लिए, इसलिए ये लोग अभी भी बहुत ज्यादा गरीब हैं। इनका ये जो आउल है एरल, ये मूवी में बाद में भी काफी बार आता है, बट आई थिंक ये पहली मूवी है हैरी पॉटर फ्रेंचाइज की जिसमें हमको ये चीज फील होती है कि वीजली काफी ज्यादा गरीब हैं। इसके बाद वो लोग जाते हैं डायगॉन एले में अपनी बुक्स और स्कूल के सामान को परचेज करने के लिए, बट ये लोग यूज करते हैं फ्लू पाउडर नेटवर्क का। जब रॉन फ्लू पाउडर का यूज करता है तो तुम अगर ध्यान दो तो उसने जो स्वेटर पहन रखा है वो सेम स्वेटर है जो पिछले साल उसकी मम्मी ने उसको गिफ्ट किया था। फ्लू पाउडर में हैरी थोड़ा मेसअप कर देता है और डायगॉन एले को डायगोनली बोल देता है, Diagonally. बट इससे ये अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि वो नॉक्टर्न एली में कैसे पहुंच गया। आई थिंक इस चीज को थोड़ा इग्नोर ही करना चाहिए, इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इस चीज पे, बट स्टिल वो कैसे पहुंच गया। वो पहुंचता है बॉर्गिन एंड बर्ग्स की शॉप में। ये शॉप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है लेटर इन द होल फ्रेंचाइज। नॉक्टर्न एली बेसिकली एक डार्क वर्जन है डायगॉन एले का, जहाँ पर शेडी से लोग आते हैं और शेडी सी ही चीजें मिलती हैं। यहाँ पर बहुत सारे डार्क आइटम्स मिलते हैं, जिसमें एक आइटम है ये नेकलेस, और ये बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हाफ ब्लड प्रिंस वाली मूवी में। बट ये हैरी का हाथ जिस हाथ में फंस जाता है और वो उसको पकड़ लेता है, इसको बोलते हैं हैंड ऑफ ग्लोरी। ये काफी क्यूरियस सा ऑब्जेक्ट है जिसके हाथ में अगर तुम कोई कैंडल दे दो तो वो सिर्फ उसी होल्डर को लाइट दिखाएगा, बाकी किसी को लाइट नहीं दिखाता। और यही सेम चीज ड्रेको मेल्फॉय यूज करता है जब वो वोल्डेमॉर्ट के लिए काम कर रहा होता है। फिर हमको लूशियस मेल्फॉय और ड्रेको मेल्फॉय वहां पर दिखते हैं। अपेरेंटली लूशियस कुछ डार्क आइटम्स को यहाँ पे सेल करने के लिए आता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा रेड्स कंडक्ट कर रहे हैं मैजिकल हाउसेस के ऊपर, और उसको डर लगता है कि
वो लोग इस चीज को पकड़ लेंगे। इन रेड्स में आर्थर वीजली का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए जब इन दोनों के बीच में बाद में कॉन्वर्सेशन होता है तो लूशियस मैल्फॉय बहुत ज्यादा गुस्सा सा रहता है आर्थर से। लूशियस को देख के हम ये तो चीज समझ जाते हैं कि क्यों ड्रेको मैल्फॉय एक बुली की तरह रहता है पूरे स्कूल में, क्योंकि आई थिंक उसके पापा भी उसको इसी तरीके से ट्रीट करते होंगे उसके घर में। जब हरमाइनी हैरी को मिलती है यहाँ पर तो वो फिर से ऑक्यूलस रिपेयरों का यूज करके उसके ग्लासेस को फिक्स कर देती है। उसके बाद ये लोग जाते हैं फ्लरिश एंड ब्लॉट्स में, जो बेसिकली एक शॉप है जहाँ पर ये लोग बुक्स को खरीदेंगे। यहाँ पर इन लोगों को मिलता है गिल्डेरॉय लॉकहार्ट का मैजिकल मी, जो कि उसकी एक ऑटोबायोग्राफी है, और गिल्डेरॉय लॉकहार्ट प्ले किया है केनेथ ब्राना ने, जो कि एक बहुत बड़े एक्टर हैं। अगर तुमको याद हो तो ओपनहाइमर में भी ये थे, और ये एक डायरेक्टर भी हैं, तो इन्होंने काफी मूवीज भी डायरेक्ट करी हैं, जैसे थॉर की ये वाली मूवी। अब बुक्स के हिसाब से यहीं पर हमको रिवील हो जाता है कि वो नया डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का टीचर है जो हॉगवर्ट्स में जाकर पढ़ाएगा। अगर तुमको याद हो तो प्रोफेसर क्विरेल लास्ट मूवी में मर गए थे, जिसकी वजह से अब ये सब्स्टिट्यूट टीचर आए हैं उनकी जगह। बट मूवी में हमको बाद में पता चलता है कि ये एक्चुअली डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाएंगे। यहीं पर लूशियस और हैरी का कन्फ्रंटेशन होता है, जहाँ पर लूशियस अपने इस डंडे का यूज करके हैरी को अपनी साइड पुल कर लेता है। ये डंडा एक्चुअली उसकी वॉन्ड के लिए है, क्योंकि इसके अंदर उसकी वॉन्ड भी है। यहीं पर वो हरमाइनी को बहुत गंदी नजरों से देखता है, क्योंकि वो एक प्योर ब्लड विजर्डिंग फैमिली से बिलोंग करता है, और उसके हिसाब से ऐसे विजर्ड्स या विचेस जो कि मगल बॉर्न हैं, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए। ये हेट एक्चुअली वोल्डेमॉर्ट से ओरिजिनेट होती है, जिसका ये मानना था कि ऐसे लोग जिनकी नॉन मैजिकल एंसेस्ट्री है उनको मैजिक परफॉर्म करना ही नहीं चाहिए और ना ही उनको मैजिक सिखाना चाहिए। और हमको बाद में रिवील होता है कि वोल्डेमॉर्ट खुद एक हाफ ब्लड था। बाद में हमको ये भी चीज पता चलती है कि प्योर ब्लडेड विजर्डिंग फैमिलीज बहुत ही ज्यादा कम है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और अगर सिर्फ वही एग्जिस्ट करेंगी तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंसेस्ट व्हिच इज नॉट गुड। यहीं पर लूशियस मैल्फॉय रॉन को भी बहुत ज्यादा मॉक करता है, इवन दो रॉन खुद एक प्योर ब्लड विजर्डिंग फैमिली से बिलोंग करता है। आई थिंक लूशियस का ये मानना है कि प्योर ब्लड भी होना चाहिए और फैमिली रिच भी होनी चाहिए। लूशियस जब जिनी की डायरी को पिकअप करता है तो अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो वापस उसको रखते टाइम वो एक्चुअली 2 डायरी वहां पे रखता है, जिसमें से एक डायरी टॉम रिडल की डायरी होती है। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं उसके पास वोल्डेमॉर्ट के कलेक्शन की, और इसीलिए आर्थर वीजली उसके घर पर रेड करने की कोशिश कर रहा है। जब वोल्डेमॉर्ट के सारे फॉलोअर्स को अज़्काबान भेजा गया था तब लूशियस मैल्फॉय इसलिए बच गया था क्योंकि उसके बहुत सारे कनेक्शंस थे मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में, और वैसे भी मैल्फॉय फैमिली बहुत ज्यादा रिच फैमिली है विजर्डिंग वर्ल्ड में। और उसने वहां पर ये भी बोला था कि वोल्डेमॉर्ट उसको मैजिक करके कंट्रोल करता था और सारे एक्शंस उसने इसीलिए परफॉर्म किए। और बुक्स के हिसाब से तो जब मैल्फॉय बहुत ज्यादा टॉन्ट मार रहा होता है वीजली फैमिली पर तो ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, बट मूवीज में ऐसा नहीं है। आई थिंक इसको मूवीज में इंक्लूड करते तो बहुत ज्यादा मजा आता। अब ये जो कार है जिससे रॉन और हैरी बाद में हॉगवर्ट्स भी जाएंगे, इसको आर्थर वीजली ने खुद मैजिकली ऐसा बनाया है कि ये अंदर से बहुत ज्यादा बड़ी है, जिससे इसके अंदर बहुत सारा लगेज आ सकता है। वहां पर रॉन और हैरी के लिए बैरियर बंद हो जाता है, जिससे वो प्लेटफॉर्म 9 3/4 पर नहीं जाते डॉबी की वजह से, इसलिए वो फ्लाइंग कार का यूज करते हैं हॉगवर्ट्स में जाने के लिए। इस पूरी राइड के टाइम उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं और हैरी तो ऑलमोस्ट गिरने वाला होता है कार से, बट इवेंचुअली वो लोग पहुंच जाते हैं अपने स्कूल, लेकिन क्रैश कर जाते हैं वॉम्पिंग विलो के अंदर। और ये पेड़ मैजिकल होता है जिसकी वजह से इसको चोट लगती है और ये इन दोनों को बहुत ज्यादा मारता है। यहीं पर हेडविग को अगर तुम देखो तो वो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है जब वो इस पेड़ के अंदर क्रैश करते हैं, और इसी चीज में रॉन की वॉन्ड भी टूट जाती है। अभी वॉम्पिंग विलो वाला जो ट्री है ये पूरी सीरीज में बाद में फिर से आएगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इसको हम प्रिजनर ऑफ एज़्काबान में कवर करेंगे। इसके बाद जो कार होती है जो ऑफ कोर्स मैजिकल है, वो इन दोनों को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि एक तरीके से वो इन लोगों से नाराज होती है कि उन्होंने इस तरीके से रैश ड्राइविंग करी है उसके साथ। वहां पर उनको फिल्च मिलता है जो इन लोगों से बहुत ज्यादा हेट करता है। वो ऐसा क्यों करता है वो मैं अभी वीडियो में आगे कवर करूंगा। और फिर ये लोग चले जाते हैं स्नेप के पास, जो इन लोगों को बताता है कि एटलीस्ट 7 मगल्स ने इन लोगों को देख लिया जब ये फ्लाइंग कार से आ रहे थे। अगर न्यूज़पेपर में तुम नीचे की साइड देखो तो अभी भी एक हेडलाइन गिल्डेरॉय लॉकहार्ट के बारे में है। अब यहाँ पर हम लास्ट टाइम मिलते हैं रिचर्ड हैरिस वाले डंबलडोर से, क्योंकि इस मूवी के रिलीज से जस्ट पहले उनकी डेथ हो गई थी और मूवी 3 से ये रोल माइकल गैम्बन ने प्ले किया है। यहीं पर हैरी देखता है फिल्च का एक लेटर जो कि क्विक स्पेल कोर्स के बारे में होता है, और मूवी के एक्सटेंडेड वर्जन में ये सीन है। एक्चुअली ये पहले से हिंट करता है कि फिल्च एक स्क्विब है। स्क्विब एक्चुअली ऐसे लोग होते हैं जिनके दोनों पेरेंट्स विजर्ड्स होते हैं, लेकिन उनके पास कोई मैजिक ब्लड नहीं होता, और इन लोगों को मोस्टली एक डिसअपॉइंटमेंट देखा जाता है विजर्डिंग वर्ल्ड से। और सबसे बड़ा रीजन कि वो बच्चों को इतना ज्यादा हेट करता है वो यही है कि वो खुद मैजिक नहीं कर सकता लेकिन बाकी लोग कर सकते हैं। और बाद में जब फिल्च को लगता है कि हैरी ने ही मिस नॉरिस पर अटैक किया है, तो ऐसा उसको इसीलिए लगता है क्योंकि उसके हिसाब से हैरी उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो इंफीरियर ब्लड है। और ये जो क्विक स्पेल का कोर्स है ये वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि वो नॉन मैजिकल ब्लड को भी मैजिक सिखा देंगे किसी तरीके से, जो कि ऑफ कोर्स एक स्कैम है, बट फिल्च अब क्या ही कर सकता है इस पॉइंट
पॉइंट पर। यहीं पर डम्बलडोर, प्रोफेसर मैगोनिगल और स्नेप हैरी और रॉन को बहुत ज्यादा डांटते हैं, बट इन दोनों को स्कूल से नहीं निकाला जाता इस चीज के लिए। अगले दिन जब क्लासेस होती हैं तब हम मिलते हैं मैंड्रेक से। मैंड्रेक एक टाइप का प्लांट होता है जिसको अगर रूट से तुम बाहर निकाल दो तो वो बहुत तेज चिल्लाता है, और मूवी हमको मैंड्रेक्स इसीलिए इंट्रोड्यूस करती है क्योंकि बाद में जब बच्चे पेट्रीफाई हो जाएंगे तो उस चीज को क्योर करने के लिए मैंड्रेक्स की ही जरूरत पड़ेगी। Mandrake or Mandragora is used to return those who've been petrified to their original state. इसी के थोड़ी देर बाद नियरली हेडलेस स्नेक दो लोगों से मिलता है, एक पर्सी और एक क्लियर वाटर। अब तुमने अगर बुक्स पढ़ी हैं तो इन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था, और इस लड़की का पूरा नाम है पेनेलोप क्लियर वाटर। और बुक्स में पूरे टाइम पर्सी इस चीज को छुपाने की कोशिश करता है रॉन से, लेकिन फाइनली जिनी को ये चीज पता लग जाती है और बुक के एंड में वो ये चीज रॉन को भी बता देती है। तो बुक में इसका पूरा सब प्लॉट है, बट मूवी से ये कम्प्लीटली गायब है। बाद में फिर रॉन अपनी वॉन्ड को सही कर रहा होता है एक टेप से, जिससे वॉन्ड सही नहीं होगी, पहले से बता दे रहा हूँ, बट वो ऐसा करने की कोशिश करता है। और यहीं पर हम एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम होता है कॉलिन क्रीवी, और अपेरेंटली ये हैरी का बहुत ज्यादा बड़ा फैन होता है जो उसको हर जगह फॉलो करता है और उसकी फोटोज लेता है। हैरी को ये चीज धीरे धीरे बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है क्योंकि वो फेम नहीं चाहता, क्योंकि लोग उसको फालतू में फेम दे रहे हैं द बॉय हु लिव्ड करके, तो वो इन चीजों से दूर रहना चाहता है। और बाद में जब कॉलिन क्रीवी खुद पेट्रीफाई हो जाता है तो पूरे स्कूल को ये लगता है कि ये चीज हैरी ने ही की है। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो रॉन की यूनिफॉर्म है वो बाकी सारे बच्चों से थोड़ी ज्यादा फेडेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये उसने नई नहीं खरीदी है, बल्कि उसके जो बड़े ब्रदर्स हैं फ्रेड एंड जॉर्ज, उनमें से किसी की ये ड्रेस होगी जो उसको हैंड कर दी गई है। इसी के बाद रॉन को मिलता है एक हाउलर। हाउलर बेसिकली एक लेटर होता है स्पेशल तरीके का, जो कि एक जगह जाके फिजिकली खुद बोल के लेटर के कंटेंट्स को बताता है। तो ये हाउलर भेजा होता है उसकी मम्मी ने। हाउलर जिसने भेजा होता है उसी की आवाज में स्क्रीम करता है, तो उसकी पूरी क्लास के सामने उसकी मम्मी बेसिकली उसको डांट रही होती है, जो रॉन के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है। लेटर इन द सीरीज आई थिंक बुक 6 में हमको ये चीज पता चलती है कि वोल्डेमॉर्ट कर्स कर दिया था डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट की क्लास को, जिससे कोई भी टीचर तब से एक साल से ज्यादा नहीं टिक पाता है। जैसे पिछले साल प्रोफेसर क्विरिल थे तो वो उसी साल गायब हो गए, और इस साल का टीचर है गिल्डेरॉय लॉकहार्ट। अब वैसे तो गिल्डेरॉय लॉकहार्ट पूरे विजर्डिंग वर्ल्ड में एक बहुत ज्यादा पावरफुल और फेमस विजर्ड है, क्योंकि उन्होंने काउंटलेस बैटल्स लड़ी हैं जिसमें वो बहुत अच्छे से जीते हैं। बट मूवी के एंड में हमको ये पता चलता है कि एक्चुअली वो सारी ब्रेवरी और सारे काम बाकी विजर्ड्स ने किए थे। गिल्डेरॉय लॉकहार्ट को सिर्फ एक स्पेल आती है बहुत अच्छे से, और वो है ऑब्लिविएट स्पेल, जिससे वो दूसरों को भुला देते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, और उन्होंने जो ब्रेवरी दिखाई होती है उसका क्रेडिट खुद ले लेते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया है काउंटलेस टाइम्स अपनी पूरी लाइफ में, और ये कर करके वो इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं। पहली ही क्लास में जब कॉर्निश पिक्सीज को कंट्रोल करने की बात आती है तो गिल्डेरॉय लॉकहार्ट खुद ही इस चीज में इनकेपेबल होता है, और मूवी यहीं पर हमको पहला हिंट देती है गिल्डेरॉय लॉकहार्ट की सारी कहानियां झूठी हैं। बाद में फिर हरमाइनी इस सिचुएशन को संभालती है। सोचो, हरमाइनी तक गिल्डेरॉय लॉकहार्ट से ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद आती है क्विडिच की प्रैक्टिसेस, जिसमें ड्रेको मैल्फॉय बताता है कि उसके फादर ने स्लिदरिन की पूरी क्विडिच टीम को नई नई ब्रूम्स दिलाई हैं, द न्यू निम्बस 2001, जो इस टाइम की फास्टेस्ट ब्रूम्स हैं। ऐसा वो इसलिए कर पाए क्योंकि मैल्फॉय के पास बहुत ज्यादा पैसा है। यहीं पर हरमाइनी बोलती है कि कैसे ग्रिफिंडोर टीम को इतनी अच्छी ब्रूम्स की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास टैलेंट है। और फिर ड्रेको उसको एक बहुत ऑफेंसिव सा वर्ड बोलता है, मड ब्लड। No one asked your opinion, you filthy little mudblood. मड ब्लड बेसिकली एक रेसिस्ट स्लर है उन लोगों के लिए जिसके दोनों पेरेंट्स मगल्स हैं, जैसे कि हरमाइनी। यहीं पर हमको पता चलता है कि ड्रेको मैल्फॉय नया सीकर भी बन गया है स्लिदरिन टीम का, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पापा ने ब्रूम्स दिला दी हैं सबको। यहीं पर रॉन ड्रेको मैल्फॉय से नाराज हो जाता है और उसको ईट स्लग्स बोलता है, बट क्योंकि उसकी बॉन्ड टूटी हुई होती है वो स्पेल बैकफायर कर जाती है और उसी पर असर कर देती है। अब बुक्स के हिसाब से तो रॉन हर सेकंड 12-13 स्लग्स को बाहर फेंकता था। मूवी में तो फिर भी इसको थोड़ा वाटर डाउन कर दिया है और सिर्फ एक स्लग एक बार में आ रहा है। रूपर ग्रिंट जब ये सीन को परफॉर्म कर रहा था तब उन्होंने सारे स्लग्स के ऊपर शुगर की एक कोटिंग कर दी थी, और उसका कहना था कि कैसे ये सब बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट कर रहे थे जब वो ये सीन को परफॉर्म कर रहा था। हैरी यहाँ पर पहली बार सुनता है बेसिलिस्क की आवाज को, और हम डिस्कवर करते हैं कि मिस नॉरिस पेट्रीफाई हो चुकी है, और वॉल पर कोई तो लिखकर चला जाता है, द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स हैज बीन ओपन्ड, एनिमीज ऑफ द एयर बीवेयर। मिनर्वा मैगोनिगल बाद में सारे स्टूडेंट्स को बताती हैं कि बेसिलिस्क आखिर है क्या और वो वहां पर कैसे आया। तो हॉगवर्ट्स
4 लोगों ने फाइंड किया था, जिसमें पहले थे गॉड्रिक ग्रिफिंडोर, रोवेना रेवेनक्लॉ, हेल्गा हफलपफ और सालाजार स्लिदरिन। अब सालाजार का ये मानना था कि हॉगवर्ट्स में सिर्फ प्योर ब्लड्स को ही पढ़ाना चाहिए, बट बाकी लोग इस चीज से डिसएग्री करते हैं और उसी की वजह से सालाजार वहां से सबको छोड़कर चला जाता है। बट वहां पर जाने से पहले वो एक चेम्बर रख जाते हैं जिसको वो सील कर जाते हैं, और जब उनका कोई एयर आएगा तभी वो चेम्बर खुल सकता है। और जब वो चेम्बर खुलेगा तो जो भी अनवर्दी है मैजिक सीखने के, उन सबको मार दिया जाएगा। अनवर्दी से उसका मतलब था प्योर ब्लड्स को छोड़कर बाकी सब लोग। बुक्स के हिसाब से ये सारी चीजें उन लोगों को प्रोफेसर बिन्स बता रहे होते हैं, जो कि एक घोस्ट होते हैं, और वो यहाँ पर सबको हिस्ट्री पढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो हिस्ट्री में इतना ज्यादा घुस चुके होते हैं कि उनको ये भी रियलाइज नहीं होता कि वो एक घोस्ट है इस टाइम पर। यूजुअली बच्चे उनकी क्लास में बहुत बोर होते हैं, बट आज ऐसा पहली बार था कि सब लोग इतने इंटरेस्ट से उनकी बातों को सुन रहे थे। बट मूवीज में प्रोफेसर बिन्स है ही नहीं, तो ये चीज मैगोनेगल उनको बताती है। फिर ये लोग ट्राई करते हैं पॉलीजूस पोशन बनाने का, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ड्रेको मेल्फॉय ने चेम्बर खोला है और वो ही स्लिदरिन का एयर है। अब मूवीज में तो हरमाइनी इस बुक को यूज करती है पॉलीजूस पोशन बनाने के लिए, लेकिन बुक्स के हिसाब से उनको कुछ इंग्रेडिएंट्स को स्नेप के स्टोर से चुराना पड़ता है। तुमको अगर याद हो तो स्नेप पोशंस का ही टीचर है, तो इसलिए उसके पास अपना पूरा एक स्टोर होता है जहाँ पर वो सारे इंग्रेडिएंट्स को रखता है। और अगर तुमको याद हो तो मूवी 4 में जब फिर से यही सेम इंग्रेडिएंट्स स्नेप के स्टोर से चोरी हो जाते हैं, तब वो इन्हीं लोगों को सबसे पहले इंटेरोगेट करता है और उसे लगता है कि इन्हीं लोगों ने ये सारी चीजें फिर से चुराई हैं। हरमाइनी यहाँ पर ये भी चीज बताती है कि कैसे उसने मिलिसेंट बल्स्ट्रोड करके एक लड़की है स्लिदरिन की, उसका एक हेयर चुरा लिया है ताकि वो पॉलीजूस पोशन में उस चीज को डाल सके। इसके बाद क्विडिच का मैच आता है जहाँ पर ऑफ कोर्स स्लिदरिन जीत रहा होता है ग्रिफिंडोर से, क्योंकि उनके पास बेटर ब्रूम स्टिक्स होती हैं और स्कोर चल रहा होता है 90-30। बट हैरी क्योंकि बहुत अच्छा सीकर है और बहुत अच्छा प्लेयर है, तो वो अपनी निम्बस 2000 से ही ड्रेको मेल्फॉय से आगे निकल जाता है, सिर्फ अपने स्किल्स के बेसिस पर। लेकिन यहाँ पर कोई तो ब्लेजर के ऊपर जादू कर देता है और वो सिर्फ हैरी को ही फॉलो कर रही होती है, और ये चीज हैग्रिड नोटिस कर लेता है। बट इवेंचुअली हैरी स्निच को पकड़ लेता है और ग्रिफिंडोर ये मैच जीत जाते हैं। बट उसकी आर्म में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है ब्लेजर की वजह से, और यहाँ पर गिल्डेरॉय लॉकहार्ट बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और हैरी की हाथ से सारी बोन्स को ही रिमूव कर देते हैं। मूवी में ये काफी अच्छे से दिखाया गया है जब उसकी आर्म उल्टी मुड़ जाती है। हैरी को लेकर जाते हैं मैडम पॉम्फ्रे के पास, जो उसको एक लिक्विड देती हैं जिसका नाम होता है स्केलीग्रो, और उस पर लिखा होता है अ रेमेडी फॉर बोन ग्रोथ। एक इंटरेस्टिंग चीज तुमको ये बताता हूँ कि हैरी के एंसेस्टर्स ने ही स्केलीग्रो को इन्वेंट किया था, और यही एक वजह है कि हैरी के फादर जेम्स पॉटर बहुत ज्यादा अमीर हैं और हैरी भी बहुत ज्यादा अमीर है। फिर कॉलिन क्रीवी पेट्रीफाई हो जाता है और वो पहला ह्यूमन होता है जो पेट्रीफाई होता है। इन लोगों ने पेट्रीफाइड ह्यूमंस के लिए मॉडल्स का यूज किया था, ये असली एक्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग पॉलीजूस पोशन को ब्रू कर रहे होते हैं और तब हमको एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है मोर्निंग मार्टल। अब वैसे तो मोर्निंग मार्टल जब हॉगवर्ट्स में थी तभी वो एक घोस्ट में कन्वर्ट हो गई थी, बट जो ये एक्ट्रेस है वो 37 ईयर्स की थी जब उन्होंने ये रोल को प्ले किया था। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वो एक घोस्ट है और वो एज नहीं कर सकती, बट अगर वो किसी छोटी सी लड़की को इस चीज का रोल प्ले करने के लिए देते तो वो एज कर जाती विद डिफरेंट मूवीज। तो गॉबलेट ऑफ फायर आते आते वो शायद 18 ईयर्स की हो जाती और फिर वो रोल अजीब सा लगता कि ये एज कैसे कर रही है इवन दो शी इज अ घोस्ट। फिर आता है इन लोगों के ड्यूलिंग लेसन्स जो इनको प्रोफेसर स्नेप और लॉकहार्ट देते हैं। बट इस चीज से जस्ट पहले हैरी एक स्टूडेंट से बात कर रहा होता है जिसका नाम होता है जस्टिन फिंच फ्लेचली, और वो हैरी को बताता है कि कैसे वो एक मगल बॉर्न है, और यही एक रीजन है कैसे उसको लगता है कि हैरी ने स्नेक उसी के ऊपर छोड़ा है और हैरी ही स्लिदरिन का एयर है। यहाँ पर एक बहुत फनी सा सीन होता है जहाँ पर स्नेप एक्सपेलियार्मस का यूज करता है लेकिन प्रोफेसर लॉकहार्ट कुछ कर ही नहीं पाते। यहाँ पर धीरे धीरे मूवी हमको हिंट कर रही है कि प्रोफेसर लॉकहार्ट को बेसिकली कुछ भी नहीं आता है। उसके बाद ड्रेको और हैरी आपस में डुएल करते हैं जिसमें ड्रेको एक स्नेप को कॉन्ज्योर कर देता है, बट हैरी उससे पार्सल टंग में बात करने लगता है। अब मूवी 1 में भी हैरी स्नेक से बात कर रहा था, बट वो हमने हैरी के पर्सपेक्टिव से सुना था इसलिए वो इंग्लिश में था, बट यहाँ पर ये चीज हम दूसरों के पर्सपेक्टिव से सुन रहे हैं इसलिए वो स्नेक की हिसिंग साउंड की तरह लग रहा है। हैरी अब पार्सल टंग इसलिए है क्योंकि जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को अटैक किया था तब उसने अननोइंगली अपना एक होक्रक्स हैरी के अंदर क्रिएट कर दिया था, जो हमको डेथली हैलोज में पता चलता है। इसलिए हैरी के पास भी पार्सल टंग बोलने की कैपेबिलिटी है। अब सालाजार स्लिदरिन के पास भी ये एबिलिटी थी स्नेक से बात करने की, और वोल्डेमॉर्ट उसी का डिसेंडेंट था और इसी वजह से हैरी स्नेक से बात कर सकता है। अब यही एक वजह हो जाती है कि स्कूल के सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि हैरी ही सालाजार स्लिदरिन का एयर है। यहीं पर अर्नी मैकमिलन करके जो हफलपफ की होती है वो सबको कन्विंस कर लेती है इस चीज के लिए कि हैरी ही स्लिदरिन का एयर है, स्पेशली हफलपफ के स्टूडेंट्स को। बट इवेंचुअली उसका ये भ्रम दूर हो जाता है क्योंकि जब हरमाइनी ग्रेंजर पर अटैक होता है तो वो हैरी से जाकर अपोलोजाइज भी करती
करती है। बट यही चीज बाद में रिटर्न होती है बुक 4 में, जब हैरी सेड्रिक डिग्री के अगेंस्ट ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट में कम्पीट कर रहा होता है। अब देखो कैसे बुक 2 में ये राइवलरी स्टार्ट हुई और बुक 4 में भी इसका कॉन्टेक्स्ट दिया गया है और इसके रेफरेंसेस यूज हुए हैं। बट यही चीज मूवी से थोड़ी सी मिसिंग है, जो मेरे को पसंद नहीं है मूवीज के बारे में। अब वैसे तो हैरी को बोला जाता है द बॉय हु लिव्ड, और इस वजह से उसके पास बहुत ज्यादा फेम होता है। बट इवन दो उसने विजर्डिंग वर्ल्ड को वोल्डेमॉर्ट से बचाया होता है, स्टिल बहुत सारे लोग बहुत क्विक होते हैं उसको जज करने के लिए और एक भी मौका नहीं छोड़ते जहां पर वो हैरी को किसी तरीके से टॉन्ट कर सकते हैं या फिर नीचा दिखा सकते हैं। यही चीज चल रही होती है इस टाइम पर। उसके बाद हैरी को हैग्रिड मिलता है जो उसको बताता है कि सारे रूस्टर्स की डेथ हो चुकी है। एक्चुअली रूस्टर की जो आवाज होती है वो बेसिलिस्क के लिए फेटल होती है, इसलिए टॉम रिडल की डायरी ने जिनी को इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि वो सारे रूस्टर्स को ही खत्म कर दे। हैरी को फिर मिलता है नियरली हेडलेस निक और जस्टिन फिंच फ्लेचली, बट इसी टाइम पर फिल्च उसको देख लेता है इन दोनों के साथ और ये अज्यूम कर लेता है कि हैरी ने ही इन चीजों को किया है। यहीं पर नियरली हेडलेस निक का एक सब प्लॉट भी है जहाँ पर वो एक कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं ले पाता है जिसमें सिर्फ हेडलेस घोस्ट ही पार्ट ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो नियरली हेडलेस है, पूरी तरीके से उसका सर उसकी बॉडी से अलग नहीं है। इसके बाद हम डंबलडोर के ऑफिस में जाते हैं जिसका पासवर्ड होता है शरबर्ट लेमन, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट को खुद स्वीट्स बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। और मूवी 6 में अगर तुम इस सीन पर ध्यान दो तो यहाँ पर एक बोल रखी हुई है जिसके अंदर लेमन कैंडीज हैं, जो आई थिंक शरबर्ट लेमन ही है। अब डंबलडोर के ऑफिस में काफी सारी चीजें रखी होती हैं जो बाकी मूवीज में भी हमको दिखाई जाएंगी और वहां पर हम ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे इस चीज को। बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि सॉर्टिंग हेड वहां पर होती है और हैरी खुद से ही क्वेश्चन पूछता है कहीं वो सही में स्लिदरिन का एयर तो नहीं है, क्योंकि तुमको याद हो तो मूवी 1 में सॉर्टिंग हेड भी उसको स्लिदरिन में ही डालना चाहती थी, लेकिन उसने खुद बोला कि मुझे ग्रिफिंडोर में जाना है। इसके बाद हैरी फॉक्स द फीनिक्स को देखता है जो बेसिकली रीबर्थ कर रही होती है। फीनिक्स एक टाइप की मिथोलॉजिकल बर्ड्स होती हैं जो खुद जलकर राख हो जाती हैं और वहां से रीबॉर्न करती हैं खुद को, तो यही चीज फॉक्स भी कर रही होती है। अब फॉक्स मूवी में वापस भी आएगी क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक फीनिक्स के जो टीयर्स होते हैं उनमें हीलिंग पावर्स होती हैं और वो केपेबल होती हैं बहुत ज्यादा लोड कैरी करने के। अब डंबलडोर यहाँ पर हैरी से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं। But I must ask you, is there something you wish to tell me? और ये वही सवाल है जो वो बहुत सालों पहले टॉम रिडल से भी पूछा करते थे। Is there something you wish to tell me? वैसे तो इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट नहीं है, बट ये यही चीज बता रहा है कि कैसे बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं टॉम रिडल और हैरी पॉटर के बीच में। जब बाकी सारे लोग क्रिसमस की वजह से घर गए होते हैं तब ये लोग पॉलीजूस पोशन वाला अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। हरमाइनी इन दोनों को कपकेक्स देती है जो इनको क्रैबी और गोयल को देने होते हैं, जिसमें स्लीपिंग ड्रॉट करके एक पोशन होता है वो डला होता है जिसकी वजह से इनको नींद आ जाएगी। अब जब पॉलीजूस पोशन की वजह से ये दोनों ट्रांसफॉर्म होते हैं क्रैबी और गोयल में, तो नोटिस करो कैसे इनकी वॉइसेस ओरिजिनल ही रहती हैं। बुक में इस तरीके से काम नहीं करता है पॉलीजूस पोशन, क्योंकि वहां पर वॉइस भी बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब मूवी में वॉइस चेंज ना होना एक गलती है इनकी, क्योंकि जब बुक 4 में बार्टी क्राउच जूनियर मैड आई मूडी बनेगा तब उसकी वॉइस भी चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर मूवी खुद ही को गलत बता रही है। बट बुक्स में ये चीज परफेक्टली क्लियर है, पॉलीजूस पोशन हर एक चीज बदल देता है, तुम्हारी वॉइस भी। अब स्लिदरिन का जो हाउस का जो डॉर्मेट्री होता है वो डंजन्स के अंदर होता है, इसलिए तुम उनका पूरा रूम देखो वो किस तरीके से ग्रिफिंडोर से काफी ज्यादा अलग है, जहाँ पर ब्लैक कलर का काफी ज्यादा यूज है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन जो मूवी के सिर्फ एक्सटेंडेड वर्जन में है कि जब ये तीनों टॉम रिडल की डायरी को एग्जामिन कर रहे होते हैं तब रॉन को याद आता है कि उसने सेम नाम ट्रॉफी रूम में एक ट्रॉफी पर भी देखा था, क्योंकि बुक में उसको एक डिटेंशन मिला था जिसकी वजह से उसको ट्रॉफी रूम की सारी ट्रॉफीज क्लीन करने के लिए दी गई थी। मूवीज में ये चीज नहीं है और ये ट्रॉफी वही है जो मूवी 1 में अपीयर होती है। अब इस सीन में जिसकी डेड बॉडी ले जाई जा रही है वो एक्चुअली मोर्निंग मार्टल ही है जो कि रेवेनक्लॉ हाउस की थी। यहाँ पर डंबलडोर टॉम रिडल को बोलते हैं कि कैसे हॉगवर्ट्स शायद क्लोज हो सकता है, जिसकी वजह से टॉम रिडल बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके पास कोई और घर नहीं है जाने के लिए। और यही चीज हैरी भी फील करता है क्योंकि हैरी की भी सिमिलर सिचुएशन है और यही एक रीजन है कि हैरी रिडल पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है इनिशियली जब वो उसको फ्लैशबैक्स दिखा रहा होता है। यहाँ पर हमको हैग्रिड की भी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि क्यों उसको मैजिक यूज करने नहीं दिया जाता। बेसिकली टॉम रिडल ने सबको कन्विंस कर दिया था कि हैग्रिड की जो पेट स्पाइडर है एरागॉग, उसने मोर्निंग मार्टेल को मारा है, जिसकी वजह से हैग्रिड को बैनिश कर दिया जाता है और उसकी वॉर्न भी बाद में ले ली जाती है। बट डंबलडोर इस स्टोरी पर पूरी तरीके से बिलीव नहीं करते, इसलिए वो हैग्रिड की वॉन्ड को रिपेयर कर देते हैं और उसके छाते में छुपा देते हैं। अब हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड को भी थोड़ा थोड़ा डाउट करने लगते हैं, बट इवेंचुअली वो हैग्रिड से ही इस चीज के बारे में बाद में बात करेंगे। यहीं पर फिर हरमाइनी भी पेट्रीफाई हो जाती है। अब यहाँ पर हैरी का सामान इधर उधर जो कर देता है वो एक्चुअली जिनी होती है, जिसको ये डायरी मिली होती है लूशियस मेलफॉय से, और वो इससे बात करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से टॉम रिडल उसको अपने कंट्रोल में ले लेता
है और वही ये सारी चीजें परफॉर्म कर रही होती है अब तक। जब ये लोग फाइनली हैग्रिड के पास जाते हैं उससे पूछने के लिए, तब हमको मिलते हैं मिनिस्टर ऑफ मैजिक कॉर्नेलियस फज, जो बोलते हैं कि हैग्रिड को अज़्काबान में जाना पड़ेगा। अज़्काबान मतलब इन लोगों की प्रिजन, और बोलते हैं कि कैसे डंबलडोर को इस टाइम हेडमास्टर की पोजीशन से हटा दिया गया है। ये उन्होंने लूशियस मेलफॉय के कहने पर किया होता है, जो इस टाइम पर हॉगवर्ट्स का एक डायरेक्टर होता है। बट यहाँ पर डंबलडोर को पता होता है कि हैरी और रॉन इनविजिबिलिटी क्लोक के अंदर हैं, इसलिए वो ये डायलॉग बोलते हैं, That help will always be given at Hogwarts to those who ask for it. और हैग्रिड इन लोगों को हिंट देता है कि इन लोगों को स्पाइडर्स को फॉलो करना चाहिए, जो ये लोग अब तक नोटिस कर रहे थे पूरे स्कूल में। फिर ये लोग फॉरबिडन फॉरेस्ट में चले जाते हैं एरागॉग के पास, और एरागॉग वही स्पाइडर है जो इस टाइम पर लीव कर रही है, और बोला गया था कि इसी ने मोर्निंग मार्टल को मारा है, और यह हैग्रिड की पेट थी। अब जो रॉन का एक्टर है रूपर्ट ग्रिंट, वो खुद स्पाइडर से बहुत ज्यादा डरता था, और इस सीन को शूट करने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, और वो तो ये भी कहता है कि आज भी वो इस सीन को बिना डरे नहीं देख पाता। यहीं पर एरागॉग उनको बताता है कि कैसे टॉम रिडल ने हैग्रिड को फंसा दिया था, ये बोलकर के एरागॉग ने मोर्निंग मार्टल को मारा है, बट उसने ऐसा नहीं किया, और बल्कि मोर्निंग मार्टल को तो एक ऐसे बीस्ट ने मारा है जिससे सारे स्पाइडर्स डरते हैं। यहीं पर हमको पता चलता है कि हैग्रिड इनोसेंट है, बट एरागॉग का ये कहना है कि हैग्रिड के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो इन दोनों के ऊपर तो बिल्कुल अटैक करेगा। तो वो अपने बाकी बच्चों को भेज देता है इन दोनों को मारने के लिए, बट यहाँ पर हैरी एक स्पेल का यूज करता है। अब ये एग्जैक्ट वही स्पेल है जो इस सीन में टॉम रिडल यूज कर रहा है। Arania Exumate. लेकिन इन लोगों को बचाने आ जाती है इनकी प्यारी गाड़ी। यहाँ पर हैरी और रॉन फिगर आउट कर लेते हैं कि ये एक बेसिलिस्क है, क्योंकि बेसिलिस्क एक स्नेक है, इसी वजह से हैरी उसको सुन सकता है, और बेसिलिस्क हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक अलाइव रह सकता है, और स्पाइडर्स बेसिलिस्क से डरती हैं, और अगर बेसिलिस्क किसी को देख ले तो वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। बट इस मूवी में अभी तक सब लोग सिर्फ पेट्रीफाई हुए थे लेकिन मरे नहीं थे, क्योंकि सब लोगों के केस में एक स्पेशल चीज हो गई थी। जैसे अगर तुम देखो, जैसे मिस नॉरिस ने बेसिलिस्क को वाटर की रिफ्लेक्शन में देखा था, कॉलिन क्रीवी ने बेसिलिस्क को कैमरा के थ्रू देखा था, और जस्टिन फिंच फ्लेचली ने बेसिलिस्क को नियरली हेडलेस निक के थ्रू देखा था। और नियरली हेडलेस निक क्योंकि पहले से डेड है, इसलिए वो फिर से तो नहीं मर सकता। हरमाइनी ने भी अपने मिरर के थ्रू ही बेसिलिस्क को देखा था, और इन लोगों को रियलाइज होता है कि मोर्निंग मार्टल ही बेसिलिस्क की एक विक्टिम है जिसने बेसिलिस्क को डायरेक्टली देखा था, जिसकी वजह से वो मर गई थी। और यहाँ पर मोर्निंग मार्टल बताती है कैसे उसने सिर्फ एक बिग पेयर ऑफ येलो आइज को देखा था, और उसके बाद क्या हुआ वो उसको याद नहीं। अब जिनी यहाँ पर चली जाती है चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के अंदर, और स्नेप लॉकहार्ट को कहता है कि तुम जाकर उसको बचाओ क्योंकि तुम डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के टीचर हो। और गिल्डेरॉय लॉकहार्ट पूरी मूवी के टाइम ये भी बोलता रहता है कि उसको पता है कि चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की एंट्री कहाँ से है। अब यहाँ से लॉकहार्ट भागने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी और रॉन उसको ये चीज करते हुए पकड़ लेते हैं। लॉकहार्ट यहाँ पे उन दोनों को बताता है कि कैसे कभी भी उसने खुद कोई ब्रेवरी का काम नहीं किया है, बल्कि दूसरे विजर्ड्स के वर्क को स्टील किया है, और बाद में उनकी मेमोरी को रिमूव कर दिया ऑब्लिविएट स्पेल यूज करके। बाद में वो यही चार्म हैरी पर भी ट्राई करेगा रॉन की ब्रोकन वॉन्ड से, जो बैकफायर कर जाएगी और वो खुद ही सारी चीजें भूल जाएगा। मोर्निंग मार्टल उनको ओपनिंग बता देती है चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की, और हैरी पार्सल टंग का यूज करके उसको ओपन कर देता है। वो फिर चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के अंदर जाते हैं पाइप्स के थ्रू, बट यहीं पर लॉकहार्ट ऑब्लिविएट करने का ट्राई करता है, जो बैकफायर कर जाती है, जिसकी वजह से सारे पत्थर नीचे गिर जाते हैं और रॉन वहीं पर फंस जाता है। बट हैरी आगे जाता है चेंबर के अंदर, और वहाँ पे सामने हम देखते हैं सालाजार स्लिदरिन की एक मूर्ति रखी हुई है। यहीं पर हमको टॉम रिडल मिलता है, जो ये चीज रिवील करता है कि वो अब तक जिनी को कंट्रोल कर रहा था, और जिनी ही ये सारे काम कर रही थी उसके लिए। और यहीं पर हमको ये भी पता चलता है कि कैसे टॉम रिडल ही वोल्डेमॉर्ट है। वो लेटर्स लिखता है जो कि रीअरेंज होके लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बन जाते हैं। बुक्स में वो ये चीज भी बताता है कि कैसे जिनी जैसे जैसे ज्यादा चीजें अपने बारे में उसको बताती रही, वैसे वैसे उसका कंट्रोल भी उसके ऊपर बढ़ता गया। यहीं पर हैरी डंबलडोर के लिए बहुत ज्यादा लॉयल्टी शो करता है, जिसकी वजह से फॉक्स वहां पर आ जाती है और उसको सॉर्टिंग हेड देकर जाती है, जिसमें गॉड्रिक ग्रिफिंडोर की सोर्ड होती है। बाद में डंबलडोर ये चीज भी बोलते हैं कि कैसे एक ट्रू ग्रिफिंडोर ही उस हैट में से इस सोर्ड को निकाल सकता था। यहाँ पर हैरी और बेसिलिस्क की लड़ाई होती है, जहाँ पर हैरी नीचे गिर जाता है, बट बाद में फॉक्स आकर बेसिलिस्क की दोनों आंखें फोड़ देती है, जिसकी वजह से ये चीज तो पक्की हो जाती है कि अब बेसिलिस्क हैरी को देखकर उसको मार नहीं सकता। हैरी यही चीजें देख रहा होता है एक शैडो में। इवेंचुअली इन दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। हैरी पाइप्स में जाकर छुपता है और बेसिलिस्क से भागता है, बट इवेंचुअली बेसिलिस्क उसको पकड़ ही लेता है। लेकिन बाद
बाद में वो अपनी सोर्ड से बेसिलिस्क को मार देता है। बट इतना करते करते ही बेसिलिस्क का एक दांत हैरी के आर्म में जाकर लग जाता है। उसके बाद हैरी बेसिलिस्क के फैंग को यूज करके ही टॉम रिडल की डायरी को स्टैब करता है, जिसकी वजह से टॉम रिडल मर जाता है। हमको ये चीज लेटर मूवीज में क्लियर होगी कि कैसे टॉम रिडल की डायरी एक होक्रक्स थी और हैरी ने होक्रक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ऐसा होते ही जिनी अपने सेंसेस में वापस आ जाती है। बाद में फिर फॉक्स आकर हैरी के वुंड को सही कर देती है और उसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं गिल्डरॉय लॉकहार्ट को लेकर। इसके बाद हैरी और डंबलडोर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होता है, जिसमें डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि अगर उसको ऐसा लग रहा है कि वो टॉम रिडल की तरह ही है तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी चॉइसेस होती हैं जो बताती हैं कि हम कैसे बनेंगे, और टॉम रिडल ने अपनी लाइफ में बहुत गलत चॉइसेस ली थी। यहीं पर एंट्री होती है लूशियस मेलफॉय की डॉबी के साथ। यहीं पर लूशियस मेलफॉय और हैरी का एक कॉन्वर्सेशन होता है और क्लियरली दिख रहा है कि लूशियस मेलफॉय बहुत ज्यादा गुस्सा है हैरी से, और यहीं पर हैरी बाद में लूशियस को ट्रिक कर देता है डॉबी को फ्री करने में एक सॉक देकर। इसी वजह से लूशियस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है हैरी पे, और अगर तुम ध्यान से सुनो तो वो अवाडा कडावरा का यूज करता है हैरी पे, बट ऑफ कोर्स डॉबी बचा लेता है हैरी को। बट वो ये कर्स कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि ये इलीगल है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के रूल्स के हिसाब से। बुक्स के हिसाब से तो वो बस हैरी के ऊपर मारने के लिए आगे आता है, बट मूवीज में वो एक स्पेल यूज करता है। कितना अजीब सा है कि डंबलडोर बस थोड़ी ही दूर है उससे, बट वो एक इलीगल कर्स का यूज कर रहा है। यहाँ पर हैरी डॉबी से बोलता है कि अब वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करे, क्योंकि हैरी को ये चीज रियलाइज होती है कि अब तक जो भी गलत चीजें हो रही थी उसके साथ वो डॉबी ही कर रहा था, जैसे कि किंग्स क्रॉस पर प्लेटफॉर्म का ना खुलना या फिर क्विडिच के गेम में ये ब्लजर। अब वैसे तो मूवी में ये चीज दिखाई नहीं गई है, बट प्रोफेसर स्प्राउट मैंड्रेक से एक ऐसी चीज बना लेती हैं जिसकी वजह से सारे पेट्रीफाइड स्टूडेंट्स फ्री हो जाते हैं और हैग्रिड भी वापस आ जाता है अज़्काबान से। यहीं पर बहुत सारी तालियां बजती हैं हैग्रिड के साथ और ऑलमोस्ट मूवी का एंड ही हो जाता है। बट बुक्स के हिसाब से यहीं पर रिवील होता है कि पर्सी की एक गर्लफ्रेंड भी है, पेनेलोप क्लियरवाटर, जो जिनी रिवील करती है, और हैरी हरमाइनी और रॉन को डर्सलीज का फोन नंबर भी देता है ताकि वो उसको कॉल कर सके। ये अकेली ऐसी मूवी है जिसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। वीडियो को लाइक करो अगर तुमको इस चीज के बारे में नहीं पता था तो। इस सीन में प्रोफेसर लॉकहार्ट हमको दिखाए जाते हैं एक बुक के कवर में। इस बुक का नाम होता है हु एम आई। बुक 5 में ये लोग फिर से प्रोफेसर लॉकहार्ट से मिलेंगे सेंट मंगोज में, जहाँ पर हमको पता चलेगा कि प्रोफेसर लॉकहार्ट के पास अभी कोई मेमोरी नहीं है अपने पुराने टाइम की, बट यहाँ पर वो एंजॉय करते हैं सबको अपने ऑटोग्राफ देना। और तुमको बता दे रहा हूँ कि सेंट मंगोज हॉस्पिटल फॉर मैजिकल मेलेडीज एंड इंजरीज ये वो सेम हॉस्पिटल है जहाँ पर नेविल के पेरेंट्स इस टाइम पर हैं, जिनको बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज के द्वारा बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। तो ये था चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का पूरा ब्रेकडाउन। तुमको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगली वीडियो प्रिजनर ऑफ एज़्काबान पर होगी, जिसमें हम बुक 3 और मूवी 3 को कवर करेंगे, और इसके बीच में एक और वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें मैं बुक के कंपैरिजंस करूंगा मूवी के साथ, और उसमें एक एक चीज तुमको बताऊंगा जो बुक में है लेकिन मूवी में नहीं है। इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मिस आउट करना इनकी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मिस आउट करने के बाद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। बाकी अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी और सीरीज या मूवी को कवर करूं तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।